नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए द्वंद्व उपन्यास का तृतीय अध्याय, लेखिका सुधा मूर्ति। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। सुमन की कहानी जब खत्म हुई तो रात घिर आई थी। सुमन थकी और क्षीण नजर आ रही थी। इतने साल तक छिपाकर रखा राज आज अचानक खुल गया। भगवान को साक्षी मानकर मैंने आज सब कुछ तो बता दिया। अब तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। मुकेश ने माँ की गोद में सिर रख दिया। वह सोचने लगा माँ शायद मेरे वास्ते झूठ बोल रही है, लेकिन उसने यह सब स्वार्थ के लिए तो नहीं किया। मुझे खो देने के डर से झूठ बोला। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मुकेश को उसकी इच्छा अनुसार ही पढ़ाया गया था। आगे की पढ़ाई, शादी, काम सब कुछ तो उसी के कहे मुताबिक ही किया था। उन्होंने कभी भी उसके मन को ठेस पहुंचाने वाला कोई काम नहीं किया। अपने बच्चों को ऐसी आज़ादी देकर कितने लोग पालते हैं, शायद ही कोई इक्का दुक्का मिले। माँ, आप और पिताजी ग्रेट हैं, नहीं तो इस समय मैं भटिंडा में कहीं कुली का काम कर रहा होता। माँ भी ना होती और माँ का प्यार भी ना होता। अच्छा, मैं एक और सच्ची बात बताऊँ, मुझे लेने के बाद पिताजी को कैसा लगा? वे मेरे बारे में क्या कहते थे? मुन्ना, पिताजी तो तुझे भाग्य का सितारा कहते थे। इसका क्या मतलब हुआ? रुपिंदर के जाने के 2 दिन बाद ही त्रिवेदी जी का ट्रांसफर दिल्ली हो गया। सामान तो अधिक था नहीं। अगले ही हफ्ते सब कुछ लेकर वे दिल्ली पहुंच गए। शुरू शुरू में मुन्ना रुपिंदर को याद करके पूछता, माँ कहाँ है, माँ कहाँ है। सुमन उसे यहाँ वहाँ की कहानी बताकर ध्यान कहीं और लगा देती। नई जगह होने की वजह से मुन्ना जल्दी ही सभी के साथ हिल मिल गया और पिछली सब बातें भूल गया। दिल्ली में रेलवे कॉलोनी में त्रिवेदी जी को मकान नहीं मिला। स्टेशन से थोड़ी दूर एक छोटा सा मकान उन्होंने किराए पर लिया। वे साइकिल से ऑफिस आते जाते थे। सुबह निकले तो शाम को ही घर लौटते। बढ़ती कीमतें, बड़ा शहर, 2 छोटे बच्चे, गृहस्थी चलाना बहुत मुश्किल था। सुमन घबराने वालों में से नहीं थी। जितना मिलता वह उसी में खुश रहना जानती थी। मुन्ना नीलम दोनों साथ साथ बढ़ने लगे। उन्हें समय पर पेट भर खाना मिल जाता तो बस अपने आप खेलते रहते थे। अगर कोई सुमन से पूछता, आपके कितने बच्चे हैं, तो सुमन बिना हिचक कहती, 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। फिर वे पिछली घटनाओं को भुलाने की भी कोशिश करती। सुमन की बहुत इच्छा थी कि मुन्ना को विधिवत गोद ले लें। एक दिन उसने त्रिवेदी जी से कहा, सुनिए, आज आप घर में हैं, सभी को चिट्ठी लिख दीजिए कि सुमन को 3 महीने हुए से हैं, यहीं पर प्रसव करवाएंगे, इस बार वहाँ नहीं आ पाएंगे, बस इतना लिख दीजिए। मायके की तरफ से उसे कोई बुलाने वाला नहीं था, इसलिए उसने यह योजना बनाई। त्रिवेदी जी ने कहा, एक बार फिर सोच लो सुमन, मुन्ने को हम लोग ऐसे ही रख लें, उसमें कोई गलती तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर लोगों को पता चला कि हमने यह बच्चा अपनाया है तो सभी उसके दिमाग में गंदगी भर देंगे। मैं चाहे कितनी भी सही हूँ, मुझे सौतेली माँ जैसा ही दर्जा मिलेगा और मैं जो भी करूँ लोगों को गलत ही नजर आएगा। समय बीतते न बीतते मुन्ने की भी गलतियाँ दिखने लगेंगी। मेरी हर बात में, काम में नुक्स नजर आएगा। कानपुर या मिर्जापुर से यहाँ दिल्ली तक आने वाला हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, इसलिए मैं इतनी निश्चिंत हूँ। उसे यह झूठ पाप नहीं लग रहा था, लेकिन त्रिवेदी जी की बात अलग थी। वे इस झूठ को बोलने से पीछे हट रहे थे। सुमन ने कहा, आपसे अगर नहीं हो सकता तो बता दीजिए, मैं सभी को लिख दूंगी। फिर हम 3-4 साल तक उस तरफ जाएंगे ही नहीं, किसी को पता ही नहीं चलेगा। सभी मुन्ने को हमारा बेटा मानेंगे। त्रिवेदी जी ने हथियार डाल दिए। बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा। सुमन ने सभी को चिट्ठी लिखी। 6 महीने बाद दोबारा चिट्ठी लिखी कि बेटा हुआ है। त्रिवेदी जी की माँ तो खुशी से पागल हो गई। खूब मिठाइयाँ बांटी। एक बड़े पंडित से बच्चे की जन्मपत्री भी लिखवाई। इस तरह मिर्जापुर के कृष्ण चंद्र त्रिवेदी का पोता बनकर, त्रिवेदी जी और सुमन का बेटा बनकर, नीलम का भाई बनकर मुन्ने ने एक और जन्म लिया। बच्चे को देखने के लिए कोई भी दिल्ली नहीं आया। कुछ महीने बाद त्रिवेदी जी की माँ अचानक चल बसी। उनके क्रियाक्रम के लिए त्रिवेदी जी अकेले ही गए। सुमन नहीं आई और इसका बुरा भी किसी ने नहीं माना, क्योंकि सभी जानते कि बच्चा बहुत छोटा है। गांव से जुड़े रहने की एक और डोर टूट गई। मुन्ना प्यार और ममता की छतरी के नीचे बिना किसी आतंक के बढ़ने लगा। शादी से पहले सुमन कपड़े सिलकर घर खर्च के लिए थोड़े पैसे कमाती थी। आजकल उसने सीना छोड़ दिया। जब परिवार बड़ा हो गया तो उसे लगने लगा कि क्यों ना फिर से सिलाई का काम शुरू किया जाए। घर में खाली बैठे ऐसे ही समय गवाते हैं, समय भी कट जाएगा, थोड़ी आमदनी भी हो जाएगी। त्रिवेदी जी की तनख्वाह से घर चलाना मुश्किल पड़ता था। ऐसे में सिलाई मशीन कहाँ से खरीदेंगे? सुमन उदास हो गई। वह त्रिवेदी जी से बोली, मेरे पास मंगलसूत्र के सिवाय कोई दूसरा गहना नहीं। मुन्ने के गले में जो चैन है उसी को गिरवी रखकर मशीन खरीदनी पड़ेगी।
ऐसी तंगी में भी त्रिवेदी जी दूसरों की चीज को हाथ लगाने के लिए नहीं मानेंगे। अरे मैंने उसे बेचने के लिए नहीं कहा, उसे सिर्फ गिरवी रखने के लिए कहा है। थोड़े दिनों बाद सारा पैसा चुकाकर छुड़ा लेंगे, और अगर ना छुड़ा पाए तो? अरे क्यों नहीं छुड़ा पाएंगे, मैं दिन भर मेहनत करूंगी, मुझे अपने पर विश्वास है। और वास्तव में सुमन को त्रिवेदी जी से अधिक धैर्य था, वह उनसे अधिक बुद्धिमान हिम्मत वाली थी। मजबूर होकर त्रिवेदी जी मुन्ने की चैन ले ही गए। चैन को देखकर सेठ का जी ललचाया। बोला, पुराने जमाने की चैन है, 10,000 दूंगा, बेच दीजिए। नहीं सेठ जी, बुजुर्गों की संपत्ति है, मैं इसे बेच नहीं सकता, इसे गिरवी रखने आओ, सिर्फ 3,000 दे दीजिए। अंततः मशीन घर में आई। मुन्ने के हाथ से ही सुमन और त्रिवेदी जी ने मशीन की पूजा करवाई। सुमन अब दिन रात कपड़े सीने लगी। पेटीकोट सीने के 50 पैसे और ब्लाउज के लिए 1 रुपया लेती थी। मेहनत करते करते सुमन के हाथ मोटे, खुरदरे और सख्त हो गए, लेकिन उत्साह कम नहीं हुआ। वह हमेशा साफ सुथरा काम करती थी, इसलिए उसे ग्राहक भी ज़्यादा मिलने लगे। साल भर में उसने चैन छुड़ा ली। 2 साल में ही चैन को दोबारा गिरवी रखकर उसने एक और मशीन खरीद ली। तीसरी बार एक एम्ब्रॉयडरी मशीन भी खरीदी। इस दौरान सुमन ने घर बदला। मुन्ना और नीलू बड़े हो रहे थे, माँ को जरा भी तंग नहीं करते थे, छोटे कामों में हाथ ही बटाते थे। मुन्ने की चैन में उनकी जिंदगी को नया मोड़ दिया था। किसी ने सच ही कहा है, भाग्य कर्मठ व्यक्ति को ढूंढ कर आता है। त्रिवेदी जी को प्रमोशन मिला था। अब वे कमर्शियल गुड्स क्लर्क थे। इस तरह व्यापारियों के बाबुओं से उनकी अच्छी जान पहचान हो गई थी। दिल्ली के लाजपत नगर में विभावरी गारमेंट्स बहुत प्रसिद्ध दुकान है, थोक व्यापार का अड्डा है। दिल्ली के आसपास के शहरों से सिले सिलाए कपड़े रेल द्वारा उन तक पहुंचते हैं। हर कपड़े पर वे कंपनी का लेबल और दाम की चिट लगाकर बेचते हैं। उनकी खुद की कोई फैक्ट्री नहीं है। उस कंपनी का बाबू केशवलाल व्यवहार कुशल व्यक्ति था। किस पेड़ में कौन सा फल अच्छा है, उसे कैसे पाया जा सकता है, वह अच्छी तरह जानता था। त्रिवेदी जी के साथ बंसीलाल और केशवलाल की बड़ी दोस्ती थी। उनकी कंपनी का माल आने पर बंसीलाल खुद फोन करते, केशवलाल स्वयं आकर उचित तोहफा देकर माल छुड़ा ले जाते। त्रिवेदी जी यह सब देखते हुए भी अनदेखा करके अपने काम से काम रखते। एक बार बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी और विभावरी गारमेंट्स का माल आया। वर्षा हो रही थी, यार्ड में माल उतार लिया गया। बंसीलाल भी शहर में नहीं थे। माल भीगे नहीं, इस मानवीय दृष्टि से त्रिवेदी जी ने माल को अंदर रखवा दिया। उन्होंने केशवलाल को कोई फोन वोन नहीं किया। शाम को जब केशवलाल को यह समाचार मिला तो भागा भागा आया। जब उसने देखा कि माल सुरक्षित है तो त्रिवेदी जी से कहने लगा, साहब बहुत मेहरबानी है आपकी, अगर कुछ हुआ होता तो नौकरी से हाथ धोना पड़ता, व्यापार में भी बहुत नुकसान होता, भगवान आप पर मेहरबान रहे। त्रिवेदी जी ने ये सब बातें दिमाग में नहीं रखी। अगले दिन त्रिवेदी जी घर पर ही केशवलाल पहुंच गए। उनके हाथ में मिठाई का एक बड़ा डिब्बा था। त्रिवेदी जी के घर आया यह पहला गिफ्ट था। रात बहुत हो रही थी। सुमन अब भी कपड़े सी रही थी। केशवलाल ने सिले कपड़े देखे, अच्छा काम था। साहब आपकी श्रीमती जी तो कपड़े अच्छा सिल लेती है, वे चाहे तो घर पर ही सिलकर हमारे पास सप्लाई कर सकती हैं, मैं अच्छा रेट दिला सकता हूँ, केशवलाल ने कहा। त्रिवेदी जी के लिए मानो भाग्य ने आंखें खोल दी। भाग्य लक्ष्मी ने जब से उनकी दहलीज पर कदम रखा फिर वापस नहीं गई। इस तरह सुमन द्वारा जीविका उपार्जन के लिए शुरू किया गया सिलाई का काम अब उद्योग का रूप ले चुका था। उसके पास 4 मशीनें हैं। वह अब मशीन पर बैठकर नहीं सीती, मैनेजर बन गई। सिलने के लिए लड़कों को रखा है। मुन्ना और नीलू करीब 6 साल के हैं। अगले साल दोनों को स्कूल में डालना है। एक शुक्रवार को त्रिवेदी जी ने संतोषी माता की पूजा करके दोनों बच्चों को अलग अलग स्कूल में डाला। नीलू को पहली क्लास में और मुन्ने को लोअर नर्सरी में भर्ती करवाया। रुपिंदर मुन्ने का असली नाम बताए बिना ही चली गई थी। पूछने के लिए सुमन को भी उस वक्त याद नहीं आया। चूंकि सुमन को मुकेश के गाने बहुत पसंद है, इसलिए उसने मुन्ने का नाम मुकेश रखा। इस तरह वह मुकेश कुमार त्रिवेदी बन गया और उसकी जन्म तिथि उन्होंने 1170 लिखाई। नीलम त्रिवेदी की जन्म तिथि थी 30/12/67। मुन्ना और नीलू दोनों बराबर के होने के बावजूद मुन्ने को 2 साल 1 दिन छोटा बनाकर हर जगह रिकॉर्ड करवाया। सुमन का काम दिन ब दिन बढ़ने लगा। आजकल त्रिवेदी जी भी इस काम में रुचि लेने लगे थे। वे मार्केट में सप्लाई करने का काम संभालते। यही काम जब बढ़ने लगा तो त्रिवेदी जी ने रेलवे की नौकरी छोड़ दी और घर के उद्योग में ही पूरा समय लगाने लगे। इस उद्योग को मुकेश गारमेंट्स का नाम दिया। अब वे त्रिवेदी जी से त्रिवेदी साहब बन गए। अब उनकी गणना मध्यम वर्ग में नहीं बल्कि अमीरों में होने लगी। उसी हिसाब से उन्होंने घर भी ले लिया। सुमन अपने बच्चों को लेकर पहली बार हवाई जहाज से कानपुर गई। मुकेश का जनेऊ समारोह
उसने काशी में करने की ठानी। सभी रिश्तेदार काशी से आए थे। समारोह खत्म होने के बाद सुमन ने सभी को कीमती कपड़े दिए। अब वह केवल अमीर नहीं बल्कि रईस गिने जाने लगे। सभी रिश्तेदार उसी से बात कर रहे थे। जो ननद और जेठानी एक जमाने में ताने कसती थी, अब वही ननद उसकी उतनी साड़ी तय करके रख रही थी। बहनों के मुंह से लाड टपक रही थी। इस तरह मुन्ने का जनेऊ समारोह हुआ। मुन्ने ने अपने पिता से गायत्री मंत्र की दीक्षा ली। इसलिए त्रिवेदी जी मुन्ने को भाग्य का तारा ही नहीं, भाग्य का देवता कहते थे। अब त्रिवेदी जी का व्यापार विदेशों से होने लगा। वे गारमेंट्स निर्यात करते थे। कानपुर में एक फैक्ट्री भी खोल रखी है। वे सभी कानपुर में स्थायी तौर पर बस गए हैं। उन्हें कानपुर में बसाने के लिए सुमन ने यह योजना बनाई थी, क्योंकि दिल्ली में अब पहले जैसा व्यापार नहीं था। अब मुकेश को पिताजी के विल का अर्थ समझ में आ रहा था। उन्हें शायद डर था कि किसी कारण यदि सतीश को मुकेश की असलियत का पता लग गया तो उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। उनका मानना था कि जिस बच्चे के चैन से इतनी बड़ी संपत्ति कमाई है, उस पर तो सिर्फ उस बच्चे का ही हक है। माना कि मेहनत उनकी थी, पर मालिक होने का दावा तो नहीं कर सकते थे। उन्होंने जो थोड़ा पैसा लगाया था और जो थोड़ा परिश्रम किया था, वह उस हिस्से की कमाई को सुमन के नाम लिख गए। उनकी नज़रों में सुमन ही उस कंपनी की जननी है। इसलिए 70% मुकेश को, 15% सुमन को और 5% वे नीलू को तथा थोड़ा धर्मार्थ बांटा। उनके जैसा न्याय सम्मत दिमाग और सोच किसी मंझे हुए वकील के भी पास शायद ही हो। त्रिवेदी जी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। न्याय बुद्धि के लिए पढ़ाई लिखाई की कोई ज़रूरत नहीं थी। उनमें सिर्फ अनुभव और तर्क की आवश्यकता होती है। इस क्षेत्र में त्रिवेदी जी बहुत धनी थे। यदि वे चाहते तो पूरी की पूरी जायदाद नीलम के नाम लिख देते या अनाथ आश्रम को दे देते, पर उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। जायदाद के बंटवारे में एक बुद्धिजीवी जैसा बर्ताव किया। इतना प्यार तो शायद ही कोई पिता अपने बेटे पर बरसाता। मुकेश को गोद लेने में सुमन को ही सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ी। इस काम में उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। एक गैर बच्चे को पालकर उसके भविष्य निर्माण करना, दोनों का योगदान कुछ कम नहीं था। मुकेश अंतर्मुखी होकर सोचने लगा। वह पिता को जिस दृष्टि से भी देखता, वह उसे महान ही नजर आते। पिताजी, अगर आप स्वर्ग में रहे होंगे तो आपने मुझे इतना सारा दिया, बदले में मैं आपको क्या दूं? कृतज्ञता से भरे आंसू की तो बूंद ही दे सकता हूँ। माँ का असली रूप भी उसे अब साफ दिखने लगा। माँ ने इतना बड़ा झूठ किसके लिए रचा? क्यों रचा? सिर्फ अपने मुन्ने के लिए? मुकेश जब कभी भी माँ को के हाथ देखता तो जो काम करते करते मोटे हो गए थे, उसे वे दिन याद आ जाते जब वह दिन भर बैठकर काम किया करती। उसे जब पीठ में दर्द होता तो जवानी के वे दिन याद आते जब वह हमेशा मशीन के सामने बैठी रहती थी। इसमें उसका तो कोई अपना स्वार्थ नहीं था, सिर्फ मुकेश की भलाई के लिए ही तो उन्होंने सब कुछ किया। नीलम की भी याद ताज़ा होती। बचपन में जब वह उसे सताता था, बहुत तंग करता, सुमन नीलम को दीदी बुलाने के लिए उससे कहती, पर वह उसे नीलू ही बुलाता। स्कूल जाते समय माँ दोनों को अलग अलग डिब्बे में मिठाइयाँ डाल देती। मुकेश को मिठाई बहुत पसंद थी, तब नीलू भी अपने हिस्से की मिठाई मुन्ने को दे दिया करती। सोनिया इनके प्रेम को देखकर कहती, हम भाई बहन में भी इतना स्नेह नहीं है, पता नहीं क्यों तुम दोनों में है। ये बातें सुनने पर मुकेश को नीलू के प्यार की कीमत का पता आज चला। मुकेश ने अनायास ही गले में पड़ी चैन को छुआ। उसे एक पुरानी घटना याद आ गई। एक बार कॉलेज के दिनों में मुकेश अपने गले की चैन उतारकर दोस्त की टेबल पर भूल आया था। सुमन ने मन्नत मांगी थी कि किसी गरीब ब्राह्मण समुदाय के सामूहिक विवाह में 5 तोला सोना दूंगी, ताकि सभी के लिए मंगलसूत्र बनवाया जा सके। मुकेश मन ही मन हंसा। पता नहीं माँ ऐसे दान क्यों करती है। तभी खाने का समय आया। घर में कई नौकर चाकर होते हुए भी सुमन अपने हाथों से ही बच्चों के लिए खाना परोसती थी। खाना थाली में परोसते वक्त उसकी नज़र मुकेश के गले की तरफ गई। वह एकदम घबरा गई। अनजाने ही ऊंची आवाज में पूछा, मुन्ना चैन कहाँ है? राकेश के घर बुलाया? मुन्ना खाना यहीं छोड़, चल मेरे साथ, पहले चैन ले आ। रिलैक्स माँ, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? चैन कहीं नहीं गई, राकेश के घर में टेबल के ऊपर रखी। मैं नहीं कुछ सुनना चाहती, बस अभी चल। किसी ने उसे उठा लिया तो? अगर वह खो गई तो? अरे माँ, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? अगर किसी ने चुरा भी लिया तो समझूंगा किसी को अपनी चैन दान में दे दी। मुन्ना प्लीज़ ऐसा मत करना। ठीक है, अभी राकेश के घर फ़ोन करके बता दो कि चैन कहीं सुरक्षित जगह रख दे, बाद में हम दोनों जाकर ले आएंगे। सुमन का यह विचित्र व्यवहार मुकेश की समझ में नहीं आया, फिर भी माँ का दिल रखने के लिए रात में ही मुकेश के घर जाकर वह चैन ले आया। घर पहुँचते ही माँ पर बरस पड़ा। माँ, जानती हो राकेश ने कितनी हंसी उड़ाई? त्रिवेदी का बेटा होकर वह एक चैन के वास्ते समय चलाया। लो, मुझे नहीं चाहिए, तुम ही पहन लो। मुन्ना ऐसे बुरा नहीं मानते।
यह भगवान का प्रसाद है, तुम्हें यह चैन हमेशा पहननी चाहिए। सुमन ने जिद्दी मन को भी ममता की डोर से जीत लिया। फिर उसने जिद की कि फोटो डालने वाला लॉकेट पुराने ढंग का है। तब मजबूर होकर सुमन ने वह लॉकेट निकाल दिया था। इतने वर्षों बाद, इतनी सारी घटनाएं घटने के बाद मुकेश को माँ के उद्वेग का कारण अब समझ में आ रहा था। 1000 तोले की चैन और इस चैन में बहुत अंतर है। यह केवल चैन मात्र नहीं, एक मजबूर माँ का स्मृति चिन्ह है। वह माँ जो हालात की शिकार होकर अपने बच्चों को दूसरों के हवाले कर गई थी। जाने के पहले उसने कहा था, मैं चैन के रूप में उसके साथ रहूंगी। यह चैन ही तो मेरी जननी है। मुझे दूसरों के हवाले करते समय उन्हें कितना दर्द हुआ होगा, कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो। एक माँ अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ती। ऐसी कौन सी घटना घटी जिसके कारण मुझे छोड़ने की नौबत आ गई? असलियत क्या है? मेरी उस माँ ने आकर इस माँ से क्या पूछा होगा? मेरे बेटे को खूब पढ़ाना लिखाना, क्या वह इसी राज्य की है? उसकी माँ यहीं रहती है? उसे सुमन की बातें याद आई। बेटा, धर्म कोई भी हो, भगवान तो एक ही है। मंदिर के अंदर जाकर मुकेश ने श्रद्धा से गुरु के सामने मत्था टेका। स्वर्ण मंदिर स्वच्छ ताल के बीच है। सूरज की रोशनी में सोने का शिखर जगमगा उठता है। उसकी सफाई करने के लिए लोग मन्नत मांगते हैं। साफ सफाई के मामले में वह यूरोपीय देशों के किसी चर्च से कम नहीं। बाहर आकर मुन्ने ने एक रिक्शा पकड़ा और सीधे लाल चौक गया। लाल चौक एक बहुत बड़ा बाजार है। लोगों की भीड़ लगी हुई है। शाम का वक्त है। रास्ता तंग है। जहां देखो लोग ही लोग, दुकानें ही दुकानें। इनमें से पिताजी की दुकान कौन सी है, कैसे पहचानूंगा? ना पिताजी का हुलिया जानता हूँ, ना दुकान का नाम। सभी दुकानों के ऊपर घर हैं और सभी दुकानों में सरदार बैठे हैं। यह तो अली बाबा 40 चोर वाली कहानी जैसा हो गया। मुकेश मानो भूल भुलैया में फंस गया था। एक बनिए की दुकान के सामने एक बूढ़ा सरदार बैठा था। मुकेश ने सोचा कि ऐसे लोगों के पास ही पुरानी खबरें मिल सकती हैं। पिताजी कहा करते थे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बोलने की आदत भी बढ़ती जाती है। यह बात अब लागू हो रही है। मुकेश को ऐसे ज़्यादा बोलने वाले चाहिए थे जो एक बात पूछे तो बताएं 10। दुकान के पास जाकर उसने पूछा, भाई साहब, यहाँ सुरिंदर और परमिंदर की दुकान कौन सी है? अरे कैसी दुकान? बनिए की दुकान। अरे पुत्र, दुकान का नाम तो बता। नाम नहीं पता सरदार जी। वे लोग 25 साल पहले जालना से यहाँ आए थे। दोनों भाई दुकान पर बैठते हैं। बूढ़ा कुछ कुछ याद करने लगा, फिर बोला, बेटे 5-10 साल में तो कितनी दुकानें बदल जाती हैं। उसकी जगह कोई नई दुकान खुल जाती है। तेरे पास ठीक से कोई अता पता है कि नहीं? तो इत्थे बैठ, मैं अपने भाई से पूछ कर आता हूँ। बूढ़े ने फोन पर पंजाबी में कुछ पूछा। मुकेश अपना धैर्य खो रहा था। सब्र वह रख नहीं सकता था। उसे माँ से मिलने की जल्दी हो रही थी। सरदार के जवाब का इंतजार करने लगा। पता नहीं अब विधि क्या खेल खेलेगी, माँ के दर्शन होंगे भी या नहीं। इतने में सरदार बोला, बेटे ये बिल्कुल सामने वाली दुकान उनकी है। कोई 10 साल पहले वो लोग अपनी दुकान बेचकर चले गए। उनके घर वाले? सामने हरप्रीत की दुकान है, तू वहीं से पता कर पुत्र, वह सब कुछ जानता है। भारी कदमों से मुकेश ने रोड पार किया। सामने शराब की दुकान थी। तरह तरह की शराबों से दुकान भरी पड़ी थी। उन आकर्षक बोतलों से लोग खिंचे चले आ रहे थे। हरप्रीत मोटी गद्दी पर बैठा था। उसके पीछे गुरु नानक की और बगल में स्वर्ण मंदिर की तस्वीर टंगी थी। मुकेश ने सोचा कि इसी दुकान के ऊपर मेरी माँ रहती थी, मेरी पवित्र माँ, और अब यह घर मद्यशाला बन गई है। शराब के नाम से ही दूर रहने वाला परिवार से आए मुकेश को उल्टी आने लगी। मुंह पर रुमाल रखकर उसने पूछा, भाई साहब, इस दुकान के पिछले मालिक कहाँ हैं? क्यों? मुकेश ना सच बोल सकता था ना झूठ। वह हरप्रीत के बगल में जाकर धीरे से बोला, मैं कानपुर से आ रहा हूँ। मेरा नाम मुकेश त्रिवेदी है। मेरी माँ और सुरिंदर की पत्नी रुपिंदर पुरानी सहेली हैं। मेरी माँ ने उनसे मिलाने को कहा है। वो तो अब यहाँ नहीं रहती। बाकी बातें मेरी माँ जानती हैं। अभी बिजनेस का टाइम है। हमारा घर ऊपर है। आप चाहो तो ऊपर जा सकते हो। आपके साथ मैं बच्चा सिंह को भेज देता हूँ। मुकेश के मन में आशा की किरण जाग गई। उसे तसल्ली हुई कि कम से कम हरप्रीत उसे ढंग से पेश तो आया।
घर भी ऊपर होने की वजह से घर ढूंढने की समस्या तो नहीं। बच्चा सिंह के साथ मुकेश ऊपर गया और अंदर जाकर ऊंची आवाज में पंजाबी में कुछ बोलकर नीचे लौट गया। मुकेश सोफे पर बैठ गया। बहुत गर्मी थी। मुकेश ने सोचा, यहाँ तो दिन हो या रात हमेशा गर्मी ही रहती है। भाई साहब, चाय लोगे? एक लड़का ट्रे में चाय, नमकीन, फल और पानी लेकर खड़ा था। ट्रे को वह तिपाई पर रखकर चला गया। मुकेश जानता था कि पंजाबी बड़े दिलदार होते हैं और अतिथि सत्कार कोई उनसे सीखे। बड़े खुल दिल वाले होते हैं। अंदर से एक बुजुर्ग महिला आई और मुकेश के सामने बैठ गई। करीब 70 वर्ष के लगभग होगी। चेहरा झुर्रियों से भरा था। मुकेश को देखकर पंजाबी मिश्रित हिंदी में बोल पड़ी, उत्तर, इस धूप को हर कोई नहीं सह पाता। अरे कोई है तो जरा दरवाजा बंद कर एसी तो चलाना। इस घर में तो पंखे में काम नहीं चलता। मेहमान आए हैं, जल्दी आ। वही लड़का भाग कर आया। दरवाजा बंद करके एसी चलाकर फिर भाग गया। कमरे में ठंडापन पसरने लगा। औरत बोली, सुना है तुम रुपिंदर की खोज में यहाँ आए हो? उससे मेरी अच्छी जान पहचान है। पहले हम पिछली गली में रहते थे। रुपिंदर अपना सुख दुख बांटने मेरे यहाँ आती थी। हम दोनों हमेशा साथ साथ हर मंदिर जाते थे। मुकेश चाय पी नहीं पा रहा था। उसकी माँ को इतने करीब से जानने वाली औरत उसके सामने बैठी है, पर माँ कहाँ है? बेसब्री बढ़ने लगी। मुकेश घबरा रहा था कि आगे की कहानी अच्छी हो या बुरी। उसने कांपती आवाज में पूछा, रुपिंदर कहाँ है? वो एक बहुत बड़ी कहानी है पुत्र। अमृतसर आने के बाद कुछ दिन उनका व्यापार अच्छा चला। घर में पैसे आने लगे और पैसे के मामले में दोनों भाइयों के बीच लड़ाई होने लगी। सुरेंद्र का दावा था कि वह अमेरिका से पैसे भेजता रहता था, इसलिए उसे ज़्यादा मिलना चाहिए। और परमिंदर का तर्क था कि सिर्फ पैसे से तो कुछ नहीं होता। तुमसे ज़्यादा मेहनत मैं करता हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए। दोनों भाई थे बेवकूफ़। दोनों में से एक को भी अक्ल नहीं। दुकान से ज़्यादा लड़ाई में ही वक्त बर्बाद करते। दुकान पर जाना छोड़ दिया और दो की लड़ाई में तीसरे को लाभ मिलने की कहानी के मुताबिक इन दो भाइयों की लड़ाई में दुकान के मुंशी लाभ उठाने लगे और देखते ही देखते सब कुछ खा गए। पियक्कड़ सुरिंदर अब शराब का गुलाम बन गया। परमिंदर को लड़ने की आदत थी। रोज रोज कोई ना कोई हंगामा। घर में हर रोज लड़ाई झगड़ा। दुकान की हालत चिंदी होकर बर्बादी पर पहुंच गई। रुपिंदर का तो भगवान ही मालिक था। हर रोज शराब पीने से सुरिंदर का लीवर खराब हो गया और थोड़े दिनों बाद वह मर गया। परमिंदर को जब पता चला कि दुकान का सारा पैसा मुंशी खा गया तो वह मारपीट पर उतर आया। इस वजह से उसे जेल जाना पड़ा। कुछ दिन बाद वह जेल में ही मर गया। परमिंदर की बीवी ने दुकान बेच दी और अपने मायके जलंधर चली गई। अब रुपिंदर जाए तो कहाँ? उसका कोई नहीं था। सारी जिंदगी तो इसी घर में बिता दी थी। इस घर को छोड़कर अब कहाँ जाए? बूढ़ी सास मर चुकी। जब तक जिंदा रही रुपिंदर को सताने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। हरप्रीत ने ही उनकी दुकान खरीदी। रुपिंदर ने उससे वचन लिया कि चाहे तो शराब बेचे पर पीना छोड़ दे। वाहिगुरु की कृपा से वह सुधर गया और दुकान भी अच्छी चलने लगी। रुपिंदर की खासियत यह थी कि वह सारा दुख अकेले ही सहती। घर में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, बुद्ध पूर्णिमा के दिन हर मंदिर जाकर जितना हो सके उतना दान भी करके आती थी। एक बार सुरेंद्र बहुत तंग चल रहा था, किंतु रुपिंदर ने दान नहीं छोड़ा। गुस्से से उसने रुपिंदर के सिर पर मारा था। सिर पर पट्टी बांधकर वह हरमिंदर गई और 2 लोगों को खाना देकर आई। पिछली बार बुद्ध पूर्णिमा के दिन वह हमारे घर आई थी। बीच में ही मुकेश ने पूछा, रुपिंदर अभी कहाँ है? यहाँ से 40 किलोमीटर दूर हरपुर में गुरप्रीत के घर खाना बनाती है। गुरप्रीत हमारी जान पहचान का है, बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने ही उसे काम दिलवाया था। मेरी माँ दूसरों के घर खाना बनाती है? मुकेश के बदन में जैसे हजारों कांटे चुभ गए। सारा किस्सा सुनने के बाद औरत बोली, तू भी मेरे पुत्र हरप्रीत जैसा खाना खाकर जाना। अगर रुपिंदर से मिले तो उससे कहना मुझसे आकर मिल ले। हरप्रीत की माँ के मुंह से अपनी माँ की कहानी सुनकर मुकेश जैसे मन के किसी कोने में आस का तिनका अटका था। मेरी माँ बाप भाई सुख से रह रहे होंगे, पर वह तिनका अब टूट गया। उसे उस अनदेखी माँ पर तरस आया। इस उम्र में भी बेचारी को इतनी मेहनत करनी पड़ती है। सोचने के साथ अनायास ही उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। जिस माँ को देखा नहीं उस पर इतनी दया। मुकेश बहुत नरम दिल वाला था। बेचारा तिलमिला गया। सवेरे सवेरे ही टैक्सी लेकर निकल पड़ा। रास्ते के दोनों तरफ फसल से भरे सुनहरे खेत लहला रहे थे। इस रास्ते से अगर वह और किसी काम से जा रहा होता तो चारों ओर की हरियाली को देखकर पंजाब की संस्कृति या पंजाब का खजाना के नाम से एक प्रोग्राम ही बना देता। पर उस दिन उसका मन ठीक नहीं था। उसे सिर्फ और सिर्फ अपना लक्ष्य दिख रहा था।
बार बार उसके मन में एक ही बात खटकती, मेरी माँ दूसरों के घर खाना बनाती है, मेरी माँ बावर्चन है, मेरी माँ नौकरानी है। हरप्रीत ने जो बता दिया उसे खोजना कोई मुश्किल बात नहीं थी। रास्ते में से सटे खेत, बीच में पगडंडी। टैक्सी से उतरकर मुकेश पगडंडी पर चल पड़ा। अंदर की तरफ हवेली नुमा बड़ा मकान था। एक तरफ कार, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल खड़ी थी और दूसरी तरफ एक बड़ा गोदाम था। दोनों के बीच के दरवाजे से रसोई साफ नजर आ रही थी। पिछवाड़े में भैंसों का तबेला था। मुकेश जब वहां पहुंचा तो सभी लोग कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। धड़कते दिल से मुकेश अंदर गया। अपना परिचय कैसे दिया जाए, सच बोलना नहीं है, फिर क्या बताऊं। ऐसा सोचते हुए उसने जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकाला। अरे आइए आइए भाई साहब, एक नौजवान ने उसे बुलाया। एक अजनबी को आदर के साथ अंदर बुलाकर चारपाई पर बिठाया। आंगन में नींव की ठंडी छांव थी। गेट के बाहर टैक्सी खड़ी थी। मुकेश इस मेहमान नवाजी पर खुश हुआ। चारपाई पर बैठते हुए बोला, मैं लंदन में बीबीसी में भारतीय संस्कृति विभाग का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम मुकेश त्रिवेदी है। अमृतसर से हरप्रीत जी ने मुझे भेजा है। ओह, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। कैसे आना हुआ? पंजाब की संस्कृति और यहाँ का जनजीवन आदि के बारे में आम लोगों से बातें करने आया हूँ। इस दौरान मैं सबसे पहले नौकरों से, काम वालों से और आखिर में मालिकों से बात करना चाहता हूँ। घर के एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा बहुत खुशी से बात कर। हरप्रीत मेरे बेटे जैसा ही है, पर माफ़ करना, इस वक्त हमें किसी शादी में जाना है। आप जरा भी हिचक मत करो और बुरा मत मानो। घर में खाना बनाने वाले नौकर चाकर सभी हैं। हम सब शाम तक लौट आएंगे। मुकेश बहुत कुछ हुआ। मालिक बार बार कहते रहे, हमारी बावर्चन रुपिंदर बहुत अच्छी औरत है, बड़ा अच्छा खाना बनाती है, आराम से आप पेट भर खाइए। सभी के निकल जाने के बाद मुकेश आंगन में अकेला खड़ा था। सामने ही रसोई दिखाई दे रही थी। मुकेश की तरफ पीट की एक बुजुर्ग औरत चूल्हे में कुछ पका रही थी। मुकेश यंत्रवत उसकी ओर बढ़ा। उसके कदमों की आवाज सुनकर वह पीछे मुड़ी। घर के मालिक गुरप्रीत ने कंपाउंड के बाहर से ही ऊंची आवाज में कहा, रुपिंदर, मेहमान को अच्छी तरह देखना, हम लोग शाम तक घर लौट आएंगे। मुकेश ने रुपिंदर को देखा। मेरी असली माँ मेरे सामने बावर्ची बनी खड़ी है। पुराना मैला सलवार कुर्ता पहने, समय के थपेड़ों को सहते, सारे बाल सफेद हो चुके थे, पीठ भी थोड़ी झुक गई थी। जीवन में सहे अनगिनत कष्टों की वजह से वह अपनी उम्र से भी ज्यादा बूढ़ी लग रही थी। हड्डियां बाहर निकल आई थी, पूरा शरीर झुर्रियों से भरा था। साहब, आपके लिए क्या नाश्ता बनाऊं? रुपिंदर ने सहजता से पूछा। मुकेश आंसुओं को रोक न सका। उसका सिर चकराने लगा। मुड़कर वह चारपाई पर धंस गया। रुपिंदर की समझ में नहीं आया, इस नौजवान को अचानक क्या हो गया। मुकेश ने इशारे से उसे बैठने के लिए कहा। हिचकिचाते हुए वे चारपाई के दूसरे छोर पर बैठ गई। मुकेश ने पूछा, बहुत साल पहले जालना में आपकी एक सहेली थी सुमन, क्या आपको उसकी याद है? रुपिंदर चौंक गई। बोली, हाँ, मैं उसका बेटा मुन्ना। उसके चेहरे पर एक विचित्र भावना उभर आई, पर कुछ बोली नहीं। मैं आपसे ही मिलने यहाँ तक आया हूँ। रुपिंदर ने धीरे से कहा, बेटे मुझे विश्वास नहीं हो रहा। थोड़े दिन पहले पिताजी गुजर गए, तब मुझे मालूम हुआ कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ। माँ ने मुझे बहुत अच्छी तरह पाला है। आपको दिया वचन उन्होंने पूरा किया। मैंने जितना चाहा उन्होंने उतना पढ़ाया। उन्होंने कभी नहीं बताया कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ। रुपिंदर उसे टुकुर टुकुर देख रही थी। इतना सा बच्चा कितना बड़ा हो गया। मैं आपसे केवल एक सवाल पूछने आया हूँ। पूछ पुत्र। कोई भी माँ बाप किसी भी हालत में अपने बच्चों को दूसरों को नहीं सौंपता। विकट गरीबी में भी उन्हें पालते हैं। तो आपने मुझे कैसे दे दिया? आपका मन कैसे माना? सुमन से नहीं पूछा? उसने क्या कहा? हमेशा एक ही जवाब देती है, मुन्ना, हालात ही ऐसे थे। माँ ने बताया कि आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सुमन तुम्हें मुन्ना कहकर बुलाती है क्या? हाँ, पिताजी, दीदी सभी मुझे मुन्ना ही कहते हैं। खोई हुई सी रुपिंदर बोली, मैं भी तुम्हें मुन्ना ही बुलाती थी। बच्चे को जितना चाहती, बदनसीब या कलमुहा कह लेती, उसमें कोई हर्ज नहीं, पर दूसरों के हवाले तो नहीं करती। पिताजी को क्या कभी नहीं लगा वे जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? मुझे वापस ले आने या कम से कम देखने का तो कभी जी कर नहीं किया आप लोगों का? बेटे, कई बार मुझे लगता था, रात रात भर जागती रहती थी, सितारों से कहती कि मेरे मुन्ने का हाल मुझे सुना जाओ। उसे देख तो नहीं सकती, पर तुम तो देख सकते हो। कितनी बार तो बुद्ध सी बैठी मैं पूरी रात सितारों को ही देखती रहती। मुन्ना, मैं अनपढ़ हूँ, गरीब हूँ, पराधीन हूँ, भला क्या कर सकती थी? तो तुमने पिताजी को क्यों नहीं समझाया, जिद क्यों नहीं की? रुपिंदर चुप रही।
मुकेश ने फिर से सवाल दोहराया। सिर झुकाकर रुपिंदर धीरे से बोली, मुन्ना तुम सिर्फ मेरे हो, वे तुम्हारे पिताजी नहीं थे। ये सच्चाई वे जानते थे, इसलिए वे तुम्हें छोड़ने के लिए आसानी से तैयार हो गए। दर्द सिर्फ मुझे हुआ, उन्हें नहीं। मुकेश पर जैसे बिजली गिर पड़ी। मतलब अब क्या वह रुपिंदर और सुरेंद्र का भी बेटा नहीं है? तो फिर मेरे असली पिताजी कौन है? रुपिंदर पुरानी घटनाओं की लड़ी धीरे धीरे खोलने लगी।